जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैंने ज्योग्राफी में 2 क्लास किया था, वो जेपीएससी जेएसएससी दोनों के लिए जो भी मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसके लिए मैंने करवाया था। ये मेंस के लिए नहीं है, और जेपीएससी हो या जेएसएससी हो या फिर किसी अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज का परीक्षा हो, सब में वो बहुत इम्पोर्टेंट था। और अभी मैं जो क्लास ले रहा हूँ लगातार, उसमें आप देखेंगे कि वो अभी पीटी के लिए हो रहा है, क्योंकि मेंस तो भी हो चुका है। और पीटी अभी मैं पहले चाहता हूँ कि 1-2 टॉपिक कंप्लीट हो जाए, 1-2, उसके बाद फिर मेंस को साथ साथ लेकर चलूँगा। मैंने बहुत कुछ वीडियोस जो है मेंस भी बनाया हुआ है ज्योग्राफी का, उसको आप देख सकते हैं, है ना। तो हमने बताया था सौरमंडल को और अक्षांश देशांतर को, 2 टॉपिक कंप्लीट किया था इस पर। अगर आप देखें तो सौरमंडल और अक्षांश देशांतर जनरली इसको लोग छोड़ दिया करता है कि इससे क्वेश्चन क्या आएगा नहीं आएगा। यह लगता है कि बहुत आसान है, हमने कई बार पढ़ा है इसको तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। और ये है भी आसान, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है ये। लेकिन इसमें जब क्वेश्चन आता है तो फिर कई लोगों को छूट जाता है, तो अफसोस होता है कि यार इतना इजी टॉपिक था अक्षांश का, देशांतर का, हमें सब पता था, फिर ये क्वेश्चन छूट कैसे गया। वो छूटता इसलिए है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस को बनाने का बहुत सारा स्कोप है। मतलब अगर चाहे जो क्वेश्चन तैयार करते हैं तो वो बहुत तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं इसमें। तो आपको जो क्वेश्चन सेटर है, आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना होगा। और मेरा मकसद यही है कि हम आपको उस तरीके से ट्रेंड करें कि आप क्वेश्चन को खुद से भी सोच सकें कि भाई ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप उस तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन जो विगत कुछ वर्षों में आए हैं यहाँ पे, चाहे वो जेपीएससी हो या यूपीएससी या बीपीएससी में, इन 2 टॉपिक से, अक्षांश देशांतर और सौरमंडल से कुछ क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है और उस पर हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और एक इंसाइट डेवलप होगा कि भाई हमको पढ़ना कैसे है, इन 2 टॉपिक को कवर कैसे करना है। ठीक है, बाद में हम लोग सिलसिलेवार तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। जो भी टॉपिक्स है ज्योग्राफी का जिससे क्वेश्चन आता है वो हम लोग करेंगे अच्छे से। मैपिंग को भी बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। और जिस समय ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगभग क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है और है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है। ठीक है, या कह सकते हैं कि कहां पे इंटरसेक्ट करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि आप अक्षांश देशांतर पढ़ लेंगे, उसके बाद भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनाने का स्कोप है। क्वेश्चन मैंने बताया अभी जस्ट कि एक क्वेश्चन आया था कि 0 अक्षांश और 0 देशांतर अवस्थित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे: अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो अगर मैंने वो बताया कि आपको, अगर आप वो प्रैक्टिस किए होते, जो लास्ट क्लास में बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश कहाँ से गुजर रहा है और 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजर रहा है, अगर इसको आप प्रैक्टिस किए होंगे तो ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन आसानी से। ठीक है, तो आप देखते होंगे, अगर आप देखिएगा तो अफ्रीका का ये जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से गुजर रहा है 0 डिग्री ऐसे, और यहीं से गुजर रहा है 0 डिग्री ये अक्षांश, और ये देशांतर यहाँ मीट कर रहा है, और ये आंध्र महासागर है। ठीक है ना, तो आंध्र महासागर से गुजरता है दोनों, या फिर दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करता है, किस महासागर में, तो आंध्र महासागर में इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑप्शन 4 दे देगा, इस देश में। ठीक है, ये देश, आंध्र महासागर, हिंद महासागर। तो इस तरह पूछ सकता है कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आंध्र महासागर। ठीक है, वहाँ से बनेगा वो। दूसरा है, निम्नलिखित नगरों में कौन दूरतम उत्तर में स्थित है। ठीक है, दूरतम उत्तर में स्थित है। तो दूरतम उत्तर मतलब क्या, हम अगर अक्षांश में उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए 0 डिग्री हो गया, ये 23.5 डिग्री हो गया, ठीक है, 66.5 डिग्री हो गया, ऐसे करके, तो उत्तर में मतलब यहाँ से सबसे दूर कौन है, या फिर इस लाइन से दूर कौन है, या फिर 90 डिग्री के नज़दीक कौन सा है, वही उत्तर में हो जाएगा। तो बताया था ना कि कैसे करना है इसको भी करना है अक्षांश के आधार पे, कौन सा देश जो है किस अक्षांश पे स्थित है। अगर अब वो कंसेप्ट क्लियर होता तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन था बीजिंग, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली और रोम। बीजिंग, नई दिल्ली,
न्यूयॉर्क और रोम। अब देखिए, आप जानते होंगे कि रोम कहाँ है, ठीक है? रोम कहाँ है? इटली में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, और बीजिंग चीन में, और नई दिल्ली भारत में। तो इसमें नई दिल्ली तो आपका ऐसे ही बाहर हो जाएगा, ठीक है ना? आपका नई दिल्ली जो है वो ऐसे ही बाहर हो जाएगा। कंफ्यूज आप होंगे रोम में और बीजिंग में, एकदम कंफ्यूजन होगा, क्योंकि लगभग एक ही अक्षांश के आसपास है, ठीक है ना? तो वहाँ कंफ्यूजन होगा, बाकी दो में कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन बीजिंग और रोम में एकदम कंफ्यूजन होना है, क्योंकि लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित है। अगर आप देखेंगे, अगर बीजिंग यहाँ है तो रोम यहाँ है। अगर इस अक्षांश से गुजर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर रोम है और यहाँ पर बीजिंग है, मतलब एकदम थोड़ा सा अंतर है। ये वाला चीज कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन में। ये तभी बनेगा कि मैंने बताया है कि लगभग जितने भी महत्वपूर्ण राजधानियां हैं पूरे विश्व के, ठीक है, आप उसका उत्तर से दक्षिण एक क्रम तैयार कर लीजिए। जितने महत्वपूर्ण राजधानियां हैं उत्तर दक्षिण, पूरे ग्लोब को या पूरा वर्ल्ड मैप को एक साथ रखिए, ठीक है, टेबल पे, और ऊपर से स्टार्ट कीजिए और बढ़ते जाइए, ठीक है। अगर ये आप एक तैयार कर लेते हैं इस तरह से, तो आपको दिख जाता कि यहाँ पर बीजिंग है और यहाँ पर रोम है, तो भी सोचने की जरूरत ही नहीं था। यहाँ पर नई दिल्ली है, ठीक है, और यहाँ पर न्यूयॉर्क है, तो आपको सोचना नहीं पड़ता, बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन उत्तर में है, तो भाई रोम उत्तर में है। कई बार अमेरिका की जो झील है उसका क्रम पूछा जाता है हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर। ये भी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, हालांकि मैपिंग में बताएंगे आपको, लेकिन आप तैयार कर लीजिए पहले। जो अमेरिका की जो झील है ऊपर से, ठीक है, वो सब आप उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए तैयार कीजिए और एक नोट्स बनाइए इसका, ठीक है। जैसे ग्रेट, हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, ग्रेट बियर हो गया, ग्रेट स्लैब हो गया, तो अथाबास्का है, तो ये है, वो है, ठीक है। फिर अब ग्रेट जो झील है वहाँ पे सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, वो सब। तो एक क्रम देखिए कौन सा क्रम है उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग कि जो ग्रेट लेक्स है अमेरिका का, हर लेक्स के पास एक इंडस्ट्रियल बहुत महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र स्थित है, ठीक है। मैं बताऊंगा इसको तो उतना याद आपको नहीं होगा, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद आप देखेंगे एटलस के थ्रू कि भाई यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ठीक है, तो आपका बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा हमेशा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इधर झील का क्रम दे दे और इधर जो है वो औद्योगिक केंद्र का क्रम दे दे और मैच करने के लिए दे दे कि ये कैसे मैच करेंगे, डेट्रॉइट कहाँ है, तो ये, ठीक है। तो ये बताऊंगा आपको, प्रैक्टिस तो करवाएंगे ही, लेकिन आप घर में इसको स्टार्ट कीजिए। जब तैयारी आप शुरू करते हैं तो इसी तरह से तैयारी किया जाता है, आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचने का जरूरत है अन्य स्टूडेंट की तुलना में। और मेरा मकसद यही है, मेरा पढ़ाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि जो भी मैंने अपने समय पे प्रैक्टिस किया है या जो भी मैं जानता हूँ, ठीक है, वो आप तक पहुँचा दूँ, फिर आपको इस तरह से तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट, दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना डिस्टेंस होता है? तो बताया था मैंने 111 किलोमीटर, विषुवत रेखा पे 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? यही बताया क्लास में 4 डिग्री का। जो आज देख रहे हैं मेरा फर्स्ट वीडियो, वो अब कैसे 4 डिग्री आप देख लें। जैसे ये ग्लोब है, इसमें 360 डिग्री है मान लिया जाए, इसमें 360 डिग्री है, इसको घूमने में लगता है 24 घंटा, यानी 24 × 60 मिनट। तो 1 डिग्री में 24 × 60 बटा 360, 60 छके 360, 6 चौके 24, यानी 4 मिनट। एक से दूसरे में जाने में कितना लगेगा? 4 मिनट। यही कारण है कि भारत की जो घड़ी है वो जो ग्रीनविच की घड़ी है या लंदन की घड़ी है, ठीक है, उससे 5.5 घंटा आगे चलता है, क्योंकि वो 0 डिग्री मानते हैं उसको, और भारत जो है वो 82.5 डिग्री माना जाता है, IST, ठीक है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजर रहा है।
तो 0 डिग्री और 82.5 डिग्री, तो 0 से कितना आगे है ये 82.5 डिग्री आगे है। 82.5 इंटू 4 करेंगे 330 आएगा, यानी 5.5 घंटा होगा। नेक्स्ट, अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांश, यहाँ अक्षांश रेखा नहीं बोल रहा है, अक्षांश बोल रहा है। आप जानते हैं कि अक्षांश जो है वो क्या है? एक बिंदु है। अक्षांश रेखा क्या है? एक लाइन है या एक सर्किल ऐसे मान सकते हैं हम, क्योंकि वो पूरे धरातल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। देशांतर चारों तरफ से नहीं घेरा हुआ, याद रखिएगा। देशांतर एक साइड से ही है, एक देशांतर एक साइड से है, उसके अपोजिट साइड में दूसरा देशांतर है। जबकि अक्षांश एक ही अक्षांश दोनों तरफ है, ऐसे। क्लियर है ना? ठीक। तो अक्षांश जो है वो 181 होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये ग्लोब है तो एक तो 0 डिग्री है और ऊपर 90 है, 1 से लेकर 90, और नीचे भी 1 से 90, तो 90 90 180 और बीच में 0 181, तो 181। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने रेखा क्या कहलाता है? तो आप जान रहे हैं क्या कहलाता है? देशांतर कहलाएगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने रेखा देशांतर, यही इसका है, आंसर होगा। पृथ्वी 1 घंटा में कितना देशांतर घूम जाता है? वही 4 मिनट का क्वेश्चन है ये। 1 घंटा में कितना देशांतर? उल्टा चलते हैं, 4 मिनट में 1 देशांतर, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट में कितना? तो 4 मिनट में 1 देशांतर, तो 60 मिनट में 15 देशांतर, ठीक है ना? तो 15 देशांतर। नेक्स्ट, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, दैट इज 0 डिग्री देशांतर। किसको बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा, जो कहां से गुजरता है? ग्रीनविच से। लंदन के पास ग्रीनविच है, वहां से गुजरता है। बल्कि ग्रीनविच थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा आगे, लंदन थोड़ा सा पीछे। वही हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट, मकर रेखा, क्वेश्चन है देखिए, मकर रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं जाती? मकर रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं जाती? ऑप्शन दिया है दक्षिण अफ्रीका, चिली, अर्जेंटीना और फिलीपींस। दक्षिण अफ्रीका, अब देखिए ये भी मैंने तो बताया था क्लास में, एकदम सेम वहीं से बनेगा ये क्वेश्चन। आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा चांद देशांतर वाला, आप देखिएगा वहां से बनता ही नहीं बनता है, ठीक है। अब चिली कहां पर है? देखिए अफ्रीका तो ये हो गया, चिली कहां है? तो ये अमेरिका है, ऊपर में पेरू है, नीचे चिली है, यहाँ पे चिली है, ठीक है ना। और फिलीपींस किधर है? तो ये आपका यहाँ से ऐसे भारत है, ये इधर का फिलीपींस है यहाँ पे, और एक है आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना भी यही है दक्षिण अमेरिका में। तो बोलता है कि मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आप जानते होंगे कि अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरता है, कर्क, विषुवत और मकर। अब कर्क रेखा ये है, ठीक है। तो आप देखिए फिलीपींस यहाँ है, तो वहाँ तो कर्क रेखा गुजरेगा ना आसपास से, मकर तो बहुत नीचे है, फिलीपींस बहुत ऊपर है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फिलीपींस। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती? ऑप्शन दिया है म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और चीन। अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती, तो आप इसको इस तरह से देखिए कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है। तो आप जानते हैं कि भारत जो है, जैसे अगर हम यहां पे इसको देखें, नेपाल यहां पर है। आप जानते हैं कि कर्क रेखा झारखंड से गुजरता है, झारखंड यहां एक चीज से पकड़िए, यानी यहां से गुजरेगा, नेपाल नहीं टच करेगा, ठीक है। तो कर्क रेखा नेपाल से नहीं गुजरेगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है, यह पूछ रहा है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है। ऑप्शन दे रहा है 30 से 40 डिग्री नॉर्थ, 50 से 60 डिग्री नॉर्थ,
40 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ। अब भू धरातल अधिकतम का क्या मतलब है? भू धरातल अधिकतम मतलब जहां पे धरातल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 30 से 40 डिग्री नॉर्थ, पूरा ये अगर मैप क्लियर है आपका तो आप जान रहे हैं कि 30 से 40 जो है, ठीक है, भारत को देखते हैं, भारत कहाँ है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है भारत, ठीक है ना। अब जान रहे होंगे इंदिरा पॉइंट से लेके आपका कश्मीर का जो पॉइंट है ऊपर का, यहाँ पर तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट भारत है। यानी भारत के पास अगर हम देखें ऊपर में शीर्ष के पास तो क्या स्थिति है, तब देखिएगा कि यहाँ पे ऐसे नेपाल है, ठीक है, इधर पूरा चीन है, इधर ऐसे करके है, यहाँ पे पूरा एरिया, इधर पूरा आपका यूरोप का पार्ट है इस जगह पे। फिर यहाँ अफ्रीका में जाएंगे तो यहाँ धरातल बहुत ज़्यादा है, समझ रहे ना। अगर हम जाते हैं 40 और 50 तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ पूरा सी है इस जगह पे। इसके ऊपर जाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। हम जैसे ऊपर बढ़ेंगे इसका एरिया घटता चला जाता है। तो 30 से 40 में सबसे ज़्यादा धरातल है, ठीक, वहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, किस स्थान पर दिन और रात एक समान होता है? किस स्थान पर दिन और रात एक समान होता है? कहां पर होगा? 0 डिग्री पे होगा, है ना। 0 डिग्री पर दिन और रात जो है वो एक समान होता है वहां पे, चूंकि एकदम बीच में है। जब सन वहां लंबवत होगा, एकदम बीच में है वो, ठीक है, तो वहां 12 घंटा का दिन होगा और 12 घंटा का रात होगा। हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे और जैसे से नीचे आएंगे, दोनों का परसेंटेज चेंज होगा, दिन और रात का। अगर हम एकदम ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर शीत ऋतु में क्या होगा? वहां रात बहुत बड़ा होगा, है ना, और दिन जो है छोटा होगा। क्लियर है। और आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि निम्नलिखित में कौन सा मध्य रात्रि सूर्य का देश है? मध्य रात्रि सूर्य का देश तो नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे एकदम ऊपर में है, ठीक है, वहां पर 24 घंटा का दिन हो जाता है एक समय। जिसमें 24 घंटा का दिन होगा तो वहां पे हम देखेंगे जब घड़ी में 12:12 AM, तो 12 AM में भी दिन दिखाई देगा हमको, सूर्य चमक रहा होगा। तो 12 AM में जनरली तो रात होता है, तो उस रात में सूर्य चमकता दिखाई देगा उस समय के अनुसार। तो हम लोग बोलते हैं मध्य रात्रि सूर्य का देश, तो नॉर्वे, ठीक है, क्योंकि वहां पे मान लीजिए 24 घंटा का दिन हो गया और 24 घंटा का रात हो गया, तो 12 AM पे भी रात ही दिखाई पड़ेगा वहां पे। क्लियर है। 12 AM पे भी दिन दिखाई पड़ेगा किसी समय, इसीलिए। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया रहेगा, कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। आपको बताया कि इसको प्रिपरेशन करना है बढ़िया से, वहां से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है क्या कहलाती है? 2 भाग में पूरा बराबर से, तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा, वही आपका 0 डिग्री अक्षांश के आसपास, ठीक है। तो अब देख रहे होंगे कि जितना भी प्रश्न पूछा गया अक्षांश और देशांतर का, उसमें सब में दिमाग लगाना है, सब में। और अगर आप शहरों के अकॉर्डिंग, महादेशों के अकॉर्डिंग, महासागरों के अकॉर्डिंग, झील, पर्वत सब अगर नहीं करते हैं प्रैक्टिस में, तो हमेशा आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा और हमेशा आपको अफसोस होगा कि कर लिया होता तो ये क्वेश्चन बन जाता। तो इसीलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ आज कि आप लोग एकदम घर में प्रैक्टिस कीजिए, अक्षांश देशांतर टॉपिक को से क्वेश्चन ना छूटे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है, आप इस तरह देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए आपको देखना है, पहला राजधानी, देश, ठीक है, झील, पर्वत श्रेणी, जल संधि, द्वीप। आप
आप उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए आप इसको तैयार कीजिए, महासागरीय जलधारा। इसको तैयार कीजिए घर में। इंपॉर्टेंट राजधानी कौन सा, उत्तर दक्षिण की ओर है, ठीक है। फिर उसी तरह से पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर इसको वैसे बनाइए, राजधानी कौन आगे है कौन पीछे, ऐसे करते हुए, ठीक है। इसको दो तैयार कीजिए, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, और ये होना चाहिए दो कंटेंट्स में, एक विश्व के दृष्टिकोण से और एक भारत के दृष्टिकोण से। पूछ देगा कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे दक्षिणी कौन है, वहां फंस जाइएगा। नीलगिरी है, कार्डेमम है, ठीक है, पालनी है, क्या है, तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एकदम बनाइए, कालसुबाई, ये नीलगिरी, तो कार्डेमम, पालनी, तो पलना ढकना जो भी है, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। हरिश्चंद्र, बालाघाट, ये जावेदी, सेवराई, तो महेंद्रगिरी, तो दंडकारण्य, ठीक है ना, ये सब बनाइए। अमरकंटक, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, ये जितना भी है हम भारत में अलग से बताएंगे भी, लेकिन अभी आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर, ये तैयार कर लीजिए, पहला चीज। दूसरा, क्योंकि ये अगर मैं तैयार करके दूंगा भी तो बहुत फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप खुद इसको नहीं बनाएंगे आपको कभी याद नहीं होगा और हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे। जब खुद से बनाएंगे तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा ये, और आपको आंख बंद कीजिएगा, आपको वो चीज़ दिखने लगेगा कि ये देश है और ये राजधानी यहाँ पर है, ऑटोमेटिक आपको दिखेगा आंख बंद करने से, और आप बढ़िया से उसको आप लोकेट कर पाएंगे। दो तैयार कीजिए। तीसरा तैयार करना है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा देश, ठीक है, देश, राजधानी, झील, सागर, पर्वत, ये सब देख लीजिए कि कर्क रेखा जो है वो कौन कौन देश से होकर गुजर रहा है, उसके बीच में कौन कौन सा महत्वपूर्ण राजधानी आ रहा है। हो सकता है कि एक कर्क रेखा के इधर राजधानी हो और एक यहाँ हो, नीचे ऊपर, आपको इसी में फंसाएगा जैसे अभी फंसे हम लोग। बीजिंग और रोम वाला क्वेश्चन बताया अभी, बस वो एकदम इसी तरह का क्वेश्चन था। बीजिंग थोड़ा नीचे है और रोम थोड़ा सा ऊपर है। तो अगर आप जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इसको एकदम नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट करके, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। बीजिंग नीचे है, रोम ऊपर है, ऐसे एकदम स्ट्राइक करेगा दिमाग पे जब क्वेश्चन आएगा तो, और एकदम तुरंत बनाएंगे इसको आप, ठीक है। फिर इसी तरह कीजिए विषुवत रेखा को, कौन कौन सा देश आ रहा है, कौन कौन सी राजधानी आ रही है, उसको बनाइए। कौन कौन नदी है, कौन कौन झील है, कौन कौन महासागर है, कौन रेगिस्तान है जो टच कर रहा है, ठीक है, इसको आप देख के बनाइए। नेक्स्ट आप तैयार कीजिए मकर रेखा को, आप उसको वैसे बनाइए पूरा, ठीक है ना, कंप्लीट बनाइए। तो आपको कैसे बताया आपको कि दिशांतर के अनुसार चलेंगे हम लोग, दो ठो में हम लोग अक्षांश के अनुसार चलेंगे इस तरह से, और हम लोग एक एक चीज़ को देखेंगे। उसका हम मैपिंग का पूरा क्लास ही लूँगा, 10 क्लास लेता हूँ मैपिंग का, और उसको पूरा कंप्लीट करवा दिया जाता है। लेकिन चूंकि आप लोग को प्रैक्टिस करते चलना है कि जब मैपिंग क्लास आएगा तो आपको दिक्कत ना हो और आप उसको अच्छा आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो सौरमंडल से है। जैसे पृथ्वी किसके बीच अवस्थित है, पृथ्वी किसके बीच अवस्थित है, बहुत आसान है। आप जानते हो कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये सीरीज है, तो बन जाएगा आपका, ठीक है, कि शुक्र और मंगल के बीच में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौरमंडल का पार्ट नहीं है, बुध शुक्र फ्लोरिडा और शनि, जानते होंगे इसको, फ्लोरिडा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, हमने बताया था कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है, और ये सिर्फ सूर्य का नहीं है बल्कि जितने भी तारे हैं उसके एनर्जी का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन होता है। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का जो है अणु मिल करके हीलियम में कन्वर्ट होता है, यही सीधा समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। और जब ये सब कन्वर्ट हो जाता है, जब सभी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो रेड जाइंट बन जाता है, फिर विस्फोट होगा, ठीक है। तो वहीं से बामन तारा निकलेगा, वहीं से न्यूट्रॉन तारा निकलेगा, वहीं पे 1.4 ms ये मास ऑफ सन
से नीचे जो होगा और जो उससे ऊपर होगा, हम बताया था कि जनसंख्या लिमिट इसको बोलते हैं 1.4 ms। तो क्लास में हो चुका है, आप देखिएगा उसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है, कितना गुना है, एकदम इसको रटने वाला चीज है, रट लीजिए, 109 गुना बड़ा है, 109। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से सबसे निकटतम कब होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम कब होती है? ये मैंने बताया है क्लास में, फिर बताता हूं। अब ये निकट का क्या मतलब है, निकट क्यों आता है? आप जानते होंगे कि जो पृथ्वी है, ठीक है, वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन ये चक्कर क्या है, ये पूरा सर्कुलर पाथ नहीं है, ये एलिप्टिकल पाथ है। एलिप्टिकल मतलब इस तरह का पाथ है, ऐसा। इसमें 2 एपिसेंटर है, तो एलिप्टिकल पाथ है इसमें। तो डेफिनेटली कभी सन के बहुत नजदीक आएगा, कभी सन के बहुत दूर आएगा। तो 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नजदीक होता है पृथ्वी, और 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर होता है। हमने पृथ्वी की बात किया है यहाँ पे। अब भारत से मत जोड़ने लगे कि भारत कहाँ है, क्योंकि 3 जुलाई को ठंडा पड़ता है, ठीक है, और 4 जुलाई को तो गर्मी पड़ता है, लेकिन दूर यहाँ होता है, नजदीक यहाँ होता है। तो बहुत सारा और फैक्टर होता है इसमें शामिल होता है, टेम्परेचर के लिए या जलवायु के लिए, तो वो सब वहाँ काम करता है, ठीक है। तो 3 जनवरी को जो नजदीक होता है उसको बोलते हैं उपसौर, ठीक है, पेरीहेलियन। और 4 जुलाई को जो बहुत दूर होता है उसको बोलते हैं एपीहेलियन, अपसौर। अपसौर, अप मतलब ऊपर, सौर सबसे दूर, उप नजदीक, सौर नजदीक, मतलब 3 जनवरी को सबसे नजदीक और 4 जुलाई को सबसे दूर। इसको याद करने के तरीके हैं, फंडे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। कभी क्या करेगा, उसको दे देगा इस तरह से 150 × 10⁶, 150 × 10⁵, ऐसा कर दे देगा। तो 150 × 10⁶ है, याद कर लिया। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? जो सबसे नजदीक है बुध, सबसे तेज, मात्र 88 दिन में घूम जाता है वो चारों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोलते हैं? पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन सा है? ये शुक्र है, क्योंकि लगभग उसी तरह का डेंसिटी ज्यादा है इसका। इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? इवनिंग स्टार किसको बोलेंगे? शुक्र को बोलेंगे। और मॉर्निंग स्टार भी इसी को बोलते हैं। बताया था कि शुक्र और अरुण 2 ऐसा ग्रह है जो कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम, यानी कि वहां सूर्यास्त पूरब में होगा और सूर्योदय पश्चिम में होगा। एक क्लास में बता चुका हूं। नेक्स्ट, दिन और रात किसके कारण होता है? क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन है या परिक्रमण, वो 2 तरह से घूम रहा है, एक अपने अक्ष पे और एक सूर्य के चारों ओर। जो सूर्य के चारों ओर है वो परिक्रमण है, और जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहा है वो घूर्णन है। घूर्णन से दिन रात हो रहा है और परिक्रमण से मौसम में बदलाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विषुव किसको कहते हैं? विषुव, विषुव उसको कहते हैं जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, उसको विषुव बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब वो कैसे है आप देख लीजिए। हमने बताया था कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन करता है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 0 डिग्री। इस जगह पर 21 जून को लंबवत हुआ। 3 महीने बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 22 सितंबर को लगभग 0 डिग्री पे, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर लगभग 21 से 22 दिसंबर को यहाँ पर मकर रेखा पर, फिर ऊपर जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 से 22 मार्च को फिर 0 डिग्री पे, यानी कि 0 डिग्री पर वर्ष भर में 2 बार सूर्य लंबवत होता है, 22 सितंबर और 21 मार्च को। इसी को विषुव बोलते हैं, और उस समय ग्लोब पर दिन और रात की स्थिति बराबर होती है, विषुव बोला जाता है उसको। और वो 2 बार होता है, 22 सितंबर और 21 मार्च। कहीं कहीं पे 21 सितंबर और 22 मार्च लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, उसी को टिक कीजिएगा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा परिधि कितनी है? ठीक है, लगभग भूमध्य रेखा परिधि। तो अगर मान लीजिए 40,000 का लगभग है, लेकिन अगर मान लीजिए कंफ्यूजन रहे कि नहीं कर सकते, इसको नहीं याद आ रहा है, तो जानते होंगे कि परिधि किसको बोलते हैं? परिधि होता है 2πr, यानी
2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है इसका 6371 किलोमीटर। लमसम देखिए इसको काटिए, तो अगर इसको हम 7000 मान लें तो 7000 है 1000, 1000 दूनी 2000 और 22 यानी कि 22 दूनी 44000, ठीक है लगभग। तो अब 44000 तब हो रहा है ना जब 6371 के बदले हम 7000 लिए थे, उससे कम लेंगे तो लमसम 40000 के बराबर आएगा। वैसे आंसर करते हैं हम लोग, ठीक। एक क्वेश्चन और पूछता है कि निम्नलिखित में किस ग्रह का ध्रुव लगभग पृथ्वी की तरह ही है, तो वो मंगल का ग्रह है, ठीक है मंगल का, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई पड़ता है। एक ही भाग का मतलब चंद्रमा का एक भाग, अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे एक ही भाग दिख रहा है हमेशा, मुझे। अमेरिका का आदमी देख रहा है तो उसको एक ही भाग दिख रहा है। इसका मतलब क्या है आप समझ लीजिए। देखिए आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और साथ में अपने आप पर भी घूमता है। मतलब जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है और सूर्य की परिक्रमा करता है, उसी प्रकार चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो अब एक क्वेश्चन ये है कि हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्यों? तो इसको समझिए कैसे। देखिए हम लोग चंद्रमा का हमेशा एक ही पार्ट देखते हैं, क्यों? तो अभी बता रहा था कि जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमता है ना, और सूर्य के चारों ओर भी घूमता है, उसी तरह चंद्रमा जो है वो अपने अक्ष पे भी घूमता है और पृथ्वी के चारों ओर भी घूमता है। तो माना कि ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, मैं यहाँ पे हूँ ए पे, और ये बी पॉइंट जो है अभी मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, इस बी पॉइंट को देख पा रहा हूँ। तो होता क्या है कि चूंकि चंद्रमा अपने पे घूम रहा है ऐसे करके, तो कुछ देर के बाद ये बी पॉइंट इधर आ जाएगा, मेरे आंखों से ओझल हो जाएगा, और साथ ही चूंकि ये इधर भी घूम जाएगा तो हमारे आंख, हमने बी को देखा, अब वो वहां से उधर शिफ्ट कर गया, ठीक है। फिर वो घूम के यहीं पे आएगा जब, तो फिर बी ही को मैं देखूंगा। कारण क्या है कि चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण जो टाइम है वो लगभग बराबर है, जिस कारण से अगर ये ए पॉइंट घूमकर फिर यहीं आता है तब तक वो फिर एक चक्कर लगा लेता है, समझ रहे ना। अगर परिक्रमण काल थोड़ा सा ज्यादा होता या कम होता तो हो सकता है कि यहाँ पे जब पहुंचे तो फिर मुझे दूसरा बिंदु दिखे, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि दोनों उसका समान है, घूर्णन और परिक्रमण एक समान होने के कारण हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही सतह, एक ही चीज दिखाई पड़ता है हमेशा। ऐसे घूमा फिर वहीं आ गया, फिर घूमा फिर वहीं आ गया, ठीक है। तो इसका ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2010 में, था कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में किस एक से होकर गुजरता है? सिक्किम से होने वाला अक्षांश निम्नलिखित में किस एक से होकर गुजरता है? अब देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो अगर आप पूरे मैप को अच्छे से नहीं देखेंगे ये जम्मू कश्मीर हो गया, इधर ही पंजाब है, इधर हिमाचल प्रदेश है, ये राजस्थान है। आप देखेंगे कि सिक्किम से जो गुजरेगा वो राजस्थान के पास जाएगा, ठीक है ना, राजस्थान के पास। अब इस तरह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सीधा मिलेगा तो आप कंफ्यूज करेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है तैयारी करने का कि आप हमेशा टॉप पॉइंट्स को देख लीजिए, टॉप पॉइंट्स ऑलवेज, और उससे आप खींच के देखिए कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। टॉप पॉइंट्स को देखिए, खींच के देखिए कहाँ जा रहा है। सबसे लोएस्ट पॉइंट को देखिए कहाँ जा रहा है, ठीक है।
मिजोरम, त्रिपुरा, जो भी है, कहाँ से गुजर रहा है, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उससे क्वेश्चन एकदम बनेगा। जम्मू कश्मीर से एक खींचिए, यहाँ से नीचे आइए, देखिए कौन कौन सा स्टेट से वो गुजर रहा है। ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है और जो खेल खेल में सीखना है इसको, तो वहीं से होगा। अब पूछ रहा है, एक क्वेश्चन है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। ठीक है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी जो गांव है वलांग, उसमें कितना घंटा का अंतर होगा। चलिए यहां पे एक कंसेप्ट बताता हूं, देखिए भारत की जो घड़ियां हैं वो कंट्रोल होती है 82.5 डिग्री देशांतर से। ठीक है, जो लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रहा है, एकदम मिड है। हमने मिड पॉइंट को क्यों चुना, हमने मिड पॉइंट के आधार पर घड़ी के समय को क्यों मिलाया, इसका पीछे लॉजिक समझिए। देखिए मैंने बताया था आपको कि अगर हम भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार देखें तो अगर इसका दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट है तो ये 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, ये अक्षांश, और एक देशांतर देखें हम तो अगर ये 68 डिग्री 7 मिनट है तो ये 97 डिग्री 25 मिनट है। ये गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश है। 68 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तार है इसका, इस तरह से। ठीक है, और आप जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। 68 और 97, अगर हम इसको भी 98 मान लें तो लगभग 30 देशांतरीय अंतर है सबसे पूर्वी भाग में और सबसे पश्चिमी भाग में। 30 देशांतरीय अंतर 30 देशांतर का अंतर है। यानी जिस समय सूर्य यहां पर लंबवत होगा या यहां पर पड़ेगा, उसके 2 घंटा के बाद ये वाला भाग वहां सामने आएगा। 2 घंटा के बाद, चूंकि 30 डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री में 4 मिनट है, 30 डिग्री में 30 × 4 लगभग 120 मिनट है, लगभग 2 घंटा। यानी कि अगर यहाँ पे सूर्योदय जिस समय हो रहा है उसके 2 घंटा के बाद यहाँ सूर्योदय होगा। 2 घंटा के बाद अगर हम घड़ी को इसके आधार पर रखते हैं, मान लीजिए यहाँ के आधार पर रखते हैं और यहाँ लिखते हैं कि 5 AM हो रहा है, यहाँ तो सूर्योदय हो गया है 5 बजे, लोग अपने जो भी उसका दैनिक जीवन है अपना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब वो तैयार होगा, स्कूल जाएगा बच्चा, तैयार होगा, लोग ऑफिस जाएगा, है ना। 5 बजे सुबह हो गया, 9 बजे 10 बजे ऑफिस चला गया, उसको 5 घंटा का समय मिला। लेकिन जिस समय यहाँ 5 बज रहा होगा और जिस समय स्थिति होगा क्या, सुबह हो चुका होगा, यहाँ की दशा लगभग 3 बजे सुबह की तरह होगा, रात ही होगा यहाँ पर। तो अब सोचिए कि ये व्यक्ति 3 बजे के कंडीशन में कैसे उठेगा, है ना। इसको दिक्कत होगा कि भाई 3 ही बज रहा है। अगर मान लिया जाए कि कोई क्लास 5 बजे शुरू होगा, 5 बजे शुरू होना है, तो यहाँ तो 5 बजे सुबह दिखने लगेगा, लेकिन यहाँ पे 3 बजे वाला स्थिति होगी, तो वो बच्चा कैसे स्कूल जाएगा, अंधेरा रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो चूंकि 2 घंटा का अंतर है, इसलिए इसका सोल्यूशन निकाला गया कि ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग 20 वाला रेखा मानते हैं, बीच वाला। इससे क्या होगा कि इधर 1 घंटा का अंतर, इधर भी 1 घंटा का अंतर, तो मैनेजेबल हो जाएगा। यानी कि 5 बजे सुबह की जो स्थिति यहाँ होगी वो यहाँ 4 बजे सुबह वाला स्थिति की तरह दिखाई पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना, तो मैनेज हो जाएगा। 10 बजे वाला स्थिति जो है वो 9 बजे स्थिति दिखाई पड़ेगा, तो मैनेज हो जाएगा। इसी कारण से इसको रखा गया है। हमने इसको भी नहीं रखा, हमने इसको भी नहीं रखा, हमने बीच वाले को रखा है। ठीक है, तो घड़ी जो है इससे मिलाते हैं हम लोग। अगर यहाँ बज रहा है 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, चलेगा। बस समझ रहे ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि यहाँ और यहाँ में कितना समय का अंतर होगा, तो 2 घंटा का, क्योंकि 30 डिग्री × 4 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में कि यदि भारत मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, यदि भारत मानक समय के अनुसार यानी IST के अनुसार 10 बजे हैं सुबह,
तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैथमेटिकल पूछा जा रहा है। समय तो अंतर होता नहीं है, क्योंकि हमारा देश है, समय तो एक ही होगा हर जगह। लेकिन अगर देशांतर के आधार पर समय तय किया जाए तो क्या होना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है। तो बोल रहा है कि जहां IST है वहां 10 बज रहा है, जहां IST है 82.5 डिग्री, वहां 10 AM हो रहा है। तो 92 डिग्री जहां पर है शिलोंग, वहां क्या होगा? ठीक है, तो बताइए पहले समय कहां चलेगा? पहले यहां पे समय होगा कि पहले यहां? पहले सूर्योदय यहां होगा। अगर यहां 10 बज रहा है तो ये वाला कुछ आगे मूव कर गया होगा, घूम गया होगा। तो कितना अंतर है? 92 और 82.5, लगभग 9.5 डिग्री का अंतर है। 9.5 डिग्री। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 9.5 इंटू 4, 9 तो 36 और 2 38, 38 मिनट का अंतर हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 10 बज रहा है तो यहाँ पे 38 मिनट आगे होगा, है ना? तो वहाँ पे आप उसको आंसर क्या मारेंगे? 10:38, 10:38। यानी यहाँ पे हो रहा होगा 10:38, जिस समय यहाँ 10 बज रहा होगा, क्योंकि ये ईस्ट में है, यहाँ पहले ही सुबह हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ सन आएगा, यहाँ सन आएगा, यहाँ सन, फिर यहाँ सन आएगा। यहाँ 10 बजा, तब तक ये आगे जा चुका है, 38 मिनट आगे गया है। चूंकि डिफरेंस 9.5 डिग्री का है, 9.5 इंटू 4 हो जाएगा आपका 38, तो 38 मिनट आगे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपी PCS का क्वेश्चन है। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बज रहा है तो गुजरात के कांडला में क्या होगा? गुजरात के कांडला में तो बताया अभी 2 घंटा का अंतर होता है, 5 है तो वहां 3 बजने की स्थिति होगी, तो लगभग 3 बज रहा होगा। बाकी सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, एक और, भारत का दक्षिणतम बिंदु आप जानते होंगे, वो आपका ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, लेकिन वो इंदिरा पॉइंट है कहाँ? वो कन्याकुमारी वाला एरिया में नहीं है, मुख्य में नहीं है, वो अंडमान निकोबार का एकदम नीचे है। ठीक है, उसको वहां से देख लेंगे आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जो है और इससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं, बहुत कुछ आप लोगों को क्लियर कर पाया हूँगा मैं। और आप लोग इस पर और भी बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। जो भी क्वेश्चन मिले सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन लगे कि भाई ये सॉल्व नहीं हो रहा है, वो हमारा ईमेल आईडी है, उस पर मेल कीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और इस तरह से तैयारी करें कि मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक का हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। और जो क्वेश्चन आएगा चैलेंज के रूप में लेंगे कि भाई जो क्वेश्चन आएगा हम देख लेंगे उसको। और ये कॉन्फिडेंस, प्री एग्जामिनेशन जो है वो पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है। उसमें कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 प्रश्न जो होता है उसमें कोई कितना भी पढ़े, कितना भी मेहनत करे, उसमें 50 से 55% ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आप जान रहे होते हैं, बहुत जान रहे होते हैं तब। और 45% क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको आप नहीं जान रहे होते हैं, वहाँ पे दिमाग लगाना होता है, सोचना होता है और वहीं पे उसको सॉल्व करना होता है। उसको पहले आपने कभी भी सॉल्व नहीं किया होगा। लेकिन जब हम अपने ब्रेन को उस तरह तैयार करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, ऐसा है तो ठीक कर रेखा यहाँ से गुजर रहा है, इसके ऊपर में जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश ऊपर में है, पंजाब ऊपर में है, राजस्थान नीचे है तो राजस्थान से गुजरेगा। तो इसको वहीं पर सॉल्व करना होगा आपको। और ये तभी होगा जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों का। तो प्रैक्टिस कीजिए और उम्मीद करते हैं कि ये 2 टॉपिक कवर हो गया है। अगला टॉपिक जो हम करेंगे वो चट्टान का होगा। और चट्टान में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि पूरा क्लास हम लोग डिलीवर करेंगे, पूरा क्लास आपका लेंगे, चट्टान है क्या और उससे जो भी चीज़ बन सकता है, ठीक है, वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद उससे संबंधित 25-30 क्वेश्चन जो आए हैं या फिर कुछ क्वेश्चन जो आ सकते हैं, हम लोग उस पर ऐसे ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा पढ़ाने का तरीका 2 तरीका जो होगा ये होगा कि पहले हम उस टॉपिक को कवर करेंगे, जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो पढ़ाएंगे, और सेकेंडली जो भी क्वेश्चन उससे आया हुआ होगा, कहीं भी आया होगा, JPSC में, JSSC में,
यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, या फिर जो भी मैं कलेक्ट कर सकता हूँ उसको लेकर के इसी तरह डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग का जो है वो इनसाइट डेवलप हो और एकदम आपका दृष्टि एकदम पक्का हो जाए कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन हमको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। और ठीक है, आप लोग जो चैनल को करते हैं हमेशा सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और क्लास का एंजॉय कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए थैंक यू।